जी ट्रेडर्स, दिस इज एपिसोड नंबर 3 ऑफ मास्टर लेवल टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फेयर वैल्यू गैप्स एंड इनएफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस करूंगा। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आपके साथ, अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो डबल ट्रेडिंग हब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेयर करता चलूं कि डबल ट्रेडिंग हब के ऊपर मैं आपके साथ प्रीमियम लेवल ऑफ फ्री टेक्निकल एनालिसिस की एजुकेशन शेयर करता हूं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल टू एक्सपर्ट टू मास्टर लेवल ऑफ एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपको फर्दर एग्जीक्यूशन और फर्दर क्वेश्चन या मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट करने के लिए आप डबल ट्रेडिंग हब का डिस्कॉर्ड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है। सो बैक टू द वीडियो। What are inefficiencies? Inefficiency is a very important thing in price action. Liquidity के बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्केट की ट्रेंड्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो इनएफिशिएंसीज है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एंड इनएफिशिएंसी यूजुअली अ गैप इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एन इंपल्सिव मूव इन कैंडल्स इज फॉर्म्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल मार्केट के अंदर प्ले करती है, टीए के अंदर प्ले करती है। और इनएफिशिएंसी यूजुअली होता क्या है, वो एक गैप होता है जब इंपल्सिव मूव कैंडल्स के अंदर फॉर्म होता है। मींस एज यू कैन सी यहाँ पे जब प्राइस ने की क्विक इंपल्सिव मूव अपसाइड के ऊपर लिया तो इसके बीच में यहाँ पे ये गैप फॉर्म हुआ। तो ये जो गैप है ये इनएफिशिएंसी है। ड्यू टू हाई वॉल्यूम प्राइस मूव्स इन वन डायरेक्शन क्विकली सो दैट इट लीव्स एम्प्टी स्पेस कॉल्ड एज इनएफिशिएंसीज और फेयर वैल्यू गैप्स। तो जब प्राइस एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्विकली मूव करती है तो वहां पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप्स और इनएफिशिएंसीज को छोड़ देती है। एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस ने इनएफिशिएंसी को लीव किया, यहाँ पे भी प्राइस ने इनएफिशिएंसी को छोड़ दिया था। दीज गैप्स वर्क्स एज मैग्नेट फॉर प्राइस एक्शन एंड हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टैप्ड। तो ये जो गैप्स होते हैं ये मैग्नेट की तरह प्राइस के लिए वर्क करते हैं। जैसे लिक्विडिटी, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया था कि जिस तरह लिक्विडिटी प्राइस को मैग्नेट की तरह अपने पास अट्रैक्ट करती है, इसी तरह से इनएफिशिएंसीज भी प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Conceptual example of inefficiency. Inefficiency is same as a real life painter example. तो ये एक real life painter की तरह इसकी example है कि when a painter paints a wall of first brushing, it leaves some unfilled gaps that are filled after some time. तो जब पेंटर किसी वॉल को पेंट करता है तो वहां पे वो जब फर्स्ट टाइम ब्रशिंग करता है तो उसके बाद से वहां पे कुछ अनफिल्ड गैप्स रह जाते हैं। एज यू कैन सी इस वाइट वॉल के ऊपर ये ब्लू पेंट जब यहाँ पे किया जा रहा है तो इसके अंदर यहाँ पे ये वाइट डॉट्स आप देख सकते हैं कि ये वाइट डॉट्स यहाँ पे रह गए हैं। तो ये जो है ये अनफिल्ड कहलाते हैं, अनफिल्ड गैप्स कहलाते हैं। Same works for inefficiency and fair value gaps that would gonna fill by price after some time. तो जैसा कि जब पेंटर वॉल के ऊपर इन गैप्स को रिकोट करने आएगा तो इसको फिल करता है, सेम वैसे ही प्राइस भी जब मार्केट के या जब चार्ट के ऊपर ये चीज़ इनएफिशिएंसी फॉर्म होती है तो प्राइस उसको भी फिल करने लाजमी आती है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनएफिशिएंसी। अब इसके बाद हाउ टू ट्रेड फेयर वैल्यू गैप्स। तो फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड किस तरह करना है। Firstly, you need to understand the market tends to move in direction to take two things. First is liquidity and second is inefficiency. Liquidity के बारे में previous video के अंदर आपके साथ completely discuss किया था। अब inefficiencies के बारे में हम discuss करते हैं। To trade financial markets, usually we look for two types of trades. तो जब फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रेडिंग आती है, क्रिप्टो की, फॉरेक्स की या स्टॉक्स की, हम ट्रेंड्स की जब ट्रेडिंग करने लगते हैं तो यहाँ ट्रेंड्स की या टीए की जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रिवर्सल ट्रेड्स और कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। तो जो रिवर्सल ट्रेड्स होती हैं वो हम लिक्विडिटी लेवल्स या इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मींस हायर टाइम फ्रेम लेवल्स जो हैं उनके थ्रू हम रिवर्सल को ट्रेड करते हैं। कंटिन्यूएशन की जो ट्रेड्स हैं वो हम फिबोनाची लेवल्स या इनएफिशिएंसीज और गैप्स जो है इनके थ्रू हम कंटिन्यूएशन की, ये मींस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स को कैच करते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स और इनएफिशिएंसीज आर यूज्ड टू टेक अ ट्रेड इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन डायरेक्शन, whereas liquidity is used to take a trade reversals. तो फेयर वैल्यू गैप्स और इनएफिशिएंसीज और इसके साथ ही फिबोनाची लेवल्स जो है ये हम इनको यूज करते हैं ताकि हम ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकें। मींस अगर प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी मौजूद होगी और फिबोनाची लेवल्स भी मौजूद होंगे। तो हम उस लेवल के ऊपर या उस जोन के अंदर जब प्राइस रीच करेगी तो कंफर्मेशन सिग्नल के ऊपर हम वहां से डाउन ट्रेंड की, ये मींस सेल की ट्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट करेंगे। सेम फॉर द बायर्स। जबकि लिक्विडिटी के जो जोन्स है वो हम रिवर्सल्स को ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं।
हाउ टू मार्क फेयर वैल्यू गैप्स और इनएफिशिएंसीज। तो इसको मार्क किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं। देयर इज अ 3 कैंडल रूल टू मार्क आउट इनएफिशिएंसी। इसको मार्क करने के लिए हमारे पास 3 कैंडल रूल होता है। फॉर बुलिश, फर्स्ट कैंडल्स हाई, सेकंड कैंडल वर्क्स एज इनएफिशिएंसी एंड थर्ड कैंडल्स लो। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो बुलिश सिनेरियो के लिए होता है कि फर्स्ट जो कैंडल है, मींस एज यू कैन सी जब प्राइस ने इंपल्सिव मूव स्टार्ट किया था उससे पहले वाली जो कैंडल थी, जो जिसको यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के नाम से रेफर किया है, फर्स्ट कैंडल के हाई से हमने एक लेवल को मार्कआउट किया। उसके बाद से एक सेकंड कैंडल जो कि इनएफिशिएंसी कैंडल थी, जिसके बीच में यहाँ पे प्राइस ने इनएफिशिएंसी को छोड़ दिया था। उसके बाद से प्राइस ने थर्ड कैंडल को भी अपसाइड पे कंटिन्यू किया था और हमने थर्ड कैंडल के लो को भी मार्कआउट कर लिया था, फर्स्ट कैंडल के हाई को और थर्ड कैंडल के लो को। तो ये हमारे पास जो एक रेक्टेंगल और ये जो बॉक्स फॉर्म हुआ, ये इनएफिशिएंसीज है। ठीक है, सेम फॉर द बेरिश थिंग, फर्स्ट कैंडल्स लो, सेकंड कैंडल वर्क्स एज इनएफिशिएंसी एंड थर्ड कैंडल हाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो ये हमने मार्कआउट किया, उसके बाद सेकंड कैंडल जब प्राइस ने इनएफिशिएंसी फॉर्म की, मींस क्विक मूव टू द डाउन साइड लिया, तो यहाँ पे एक गैप फॉर्म किया। उसके बाद इस गैप को मार्कआउट करने के लिए हमने थर्ड कैंडल का वेट किया और थर्ड कैंडल के हाई को भी मार्कआउट किया। तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई फॉर्म किया, तो हमारे पास इनएफिशिएंसी का बॉक्स भी फॉर्म हो गया। ऑलराइट, टिप्स एंड ट्रिक्स। प्रोबेबली यू ट्रेडर्स नो अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स। तो आप ट्रेडर्स को फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग की स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने लगा हूँ। वीडियो आम रूटीन से ज़्यादा थोड़ी सी लंबी हो सकती है। फेयर वैल्यू गैप इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेंडिंग मार्केट्स और व्हेन प्राइस स्टार्ट्स टू टेक रिवर्सल इन अनदर डायरेक्शन। तो फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर या जब प्राइस रिवर्सल को कैच करने लगती है। तो इससे मेरी मुराद क्या है, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट से प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास इनएफिशिएंसीज प्राइस लीव करके जाती है, जिधर से प्राइस फिबोनाची लेवल की कंफ्लुएंसेस के साथ अपसाइड पर राइज लेती है। सेम वैसे ही इनएफिशिएंसीज से हम बाय की ट्रेड लेते हैं अगर प्राइस का ट्रेंड अपसाइड के ऊपर है। ठीक है, इनएफिशिएंसी से हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि प्राइस अगर कोई रैंडम गैप प्राइस के ऊपर आ रहा है, लेट से यहाँ पे कोई प्राइस के अंदर गैप आ रहा था, तो हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस इसी अप ट्रेंड के अंदर मे बी एक पुल बैक ले ले और उसके बाद से अगेन अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ले सकती है। सो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन और ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेने के लिए फेयर वैल्यू गैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा रिवर्सल्स जब प्राइस लेने लगती है तब भी फेयर वैल्यू गैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मींस यहाँ से प्राइस ने डाउन ट्रेंड फॉर्म किया, इनएफिशिएंसी और फिबोनाची लेवल्स की कंफ्लुएंस, प्राइस ने यहाँ से सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और सेम वैसे यहाँ पे एक और इनएफिशिएंसी प्राइस ने राइज लिया, इस इनएफिशिएंसी से रिजेक्शन और रिवर्सल लेवल को जाके टैप किया। अब यहाँ से टैप करने के बाद अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, जब प्राइस ने रिवर्सल लेवल को टैप किया और फेयर वैल्यू गैप रीच कर रहा था हमारा, तो प्राइस ने यहाँ से इस वाले को रिजेक्शन नहीं दी, बल्कि इंस्टेड प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया और अब हमारे पास प्राइस ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप की बजाय प्राइस ने हमें न्यू फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे ऑफर कर दिया, विच इज कॉल्ड अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं बुलिश ग्रीन कलर के से भी मार्कआउट कर देता हूँ कि ये अब हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। मींस अब यहाँ से हम लॉन्ग की ट्रेड्स को या बाय की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही प्राइस अपसाइड के मूवमेंट लेती जाएगी। होपफुली आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। बैक टू द वीडियो। Inefficiency gap doesn't work when price made impulsive candles after rejecting from potential reversal zone। तो इनएफिशिएंसी के जो गैप है, जो अभी मैंने आपके साथ प्रीवियसली शेयर किया कि वो तब वर्क नहीं करते जब प्राइस रिवर्सल जोन से रिवर्सल लेने लगती है। मींस हायर टाइम फ्रेम लेवल्स और लिक्विडिटी लेवल से जब प्राइस टैप कर रही होती है तब प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन या इनएफिशिएंसी से रिजेक्शन नहीं लेती। इफ फेयर वैल्यू गैप इज वेरी स्मॉल इट कुड बी नेग्लेक्टेड बाय प्राइस। और अगर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप बहुत ही हमारे पास स्मॉल है या वो नेकेड ऐसी क्लियर कट नहीं नज़र आ रहा, तो प्राइस के जाहिर सी लाइकली चांसेस हैं कि प्राइस वहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगी। इफ फेयर वैल्यू गैप इज लार्ज इनफ इट्स मिड पॉइंट वुड गोना बी रिस्पेक्टेड। और अगर फेयर वैल्यू गैप हमारे पास
अच्छा खासा इम्पल्सिव या लार्ज है तो हम वहां से उसके मिडिल पॉइंट से रिस्पेक्ट उसकी देख सकते हैं। व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू फेयर वैल्यू गैप्स कमिंग इन सेम डायरेक्शन देन फिबोनाची कुड हेल्प यू अ लॉट। तो अगर तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स बैक टू बैक फॉर्म हो रहे हैं, मींस ये कि प्राइस ने यहाँ पे एक क्विकली अपसाइड में मूवमेंट ली हुई है और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स प्राइस ने दो छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही है और फेयर वैल्यू गैप अपसाइड के ऊपर फॉर्म हो गया हमारे पास। तो ऐसी सूरत के अंदर हम स्टार्ट ऑफ द इंपल्स टू लो ऑफ द इंपल्स स्टैंडर्ड फिबोनाची लेवल्स को यूज करेंगे और जो फिबोनाची के लेवल्स जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो अगर 3 या 2 से नीचे जो फॉर्म हो रहे हैं वो वाले लाइकली टू बी टेस्टेड होंगे और लाइकली टू फॉर्म अ रिजेक्शन होंगे, इंस्टेड जो कि 3 या 2 की फिबोनाची लेवल से अपसाइड के ऊपर या उससे ऊपर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये लेस इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए और ये वाला मोर इंपॉर्टेंट होगा जो कि 3 या 2 की फिब से नीचे हो सकता है। अब मे बी ये 0.5 की फिब तक भी हो सकता है, ये 3 या 2 से स्लाइटली बिलो भी हो सकता है या 618 और 786 तक भी हो सकता है। So yeah, when there are 2 or more than 2 fair value gaps coming in same direction, the Fibonacci can help you a lot. Fair value gap coming in between 0.382 to 0.618 fib retracement level is much stronger than other one. तो यही चीज अभी जो आपके साथ मैंने previously discuss की। Frequently asked question, how do we know from where price is going to reject from in fair value gap? तो ये हम चीज़ अब हमें कैसे पता लगेगी कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होने लगी है। अगेन सबसे पहले हमें ये चीज़ तभी पता लगेगी जब प्राइस ट्रेंड के अंदर होगी। अगर प्राइस रेंज के अंदर है तो जो भी फेयर वैल्यू गैप है लाइकली कि प्राइस वहां से रिजेक्शन नहीं लेगी और प्राइस अपनी रेंज को कंटिन्यू रखेगी जब तक उस रेंज का ब्रेकआउट हमारे पास नहीं हो जाता। अगेन जब वहां से प्राइस का ब्रेकआउट हो जाएगा, अब प्राइस यहां से अपसेट जाएगी तो जो फेयर वैल्यू गैप होगा दैट विल गोना लाइकली टू बी रिस्पेक्टेड। ऑल राइट, यहाँ पे इस तरह से हमें फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता लगेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। हाउ टू वी कंफर्म अ रिजेक्शन फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप, और ये चीज़ अब हमें कैसे पता लगेगी कि फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिजेक्ट कर रही है या नहीं। इसके लिए भी मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देता हूँ कि प्राइस सबसे पहले तो ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। एज यू कैन सी कि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को फॉर्म कर रही थी, रिवर्सल लेवल को टच करने के बाद यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल फॉर्म किया और उसके बाद से ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म किया, अब इसके अंदर जाके प्राइस ने इसके अंदर जाके टैप किया। अब यहाँ पे हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन मींस ये कि सबसे पहले हमारी डायरेक्शन के अंदर बेरिश कैंडल फॉर्म हो विद हाई वॉल्यूम, मींस उस कैंडल के अंदर अगर हाई वॉल्यूम फॉर्म होगा तो हम उस डायरेक्शन के अंदर अपने जो ट्रेंड की डायरेक्शन है जो इस केस के अंदर बेरिश है, तो बेरिश के अंदर लिए हम यहाँ पे बेरिश कैंडल का वेट करेंगे और जैसे ही प्राइस ने वॉल्यूम के साथ हमें डायरेक्शन शो की तो हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और टारगेट हम अपनी जो नेक्स्ट अपकमिंग सपोर्ट होगी उसको फर्स्ट टारगेट अपना कर सकते हैं। हाउ वुड वी नो दिस फेयर वैल्यू गैप माइट गोइंग टू बी ब्रेक और होल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट एक बहुत क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट वो वाला होगा जब प्राइस एक तो ट्रेंड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर प्राइस की ट्रेंड की डायरेक्शन अपसाइड है, लेट्स से यहाँ पे ये डाउन साइड की ट्रेंड की डायरेक्शन है और प्राइस ने ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया और इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है, और प्राइस ने सेम डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट अपनी कंटिन्यू रखी है। तो सबसे पहले तो चीज़ हमें ये कि जो ट्रेंड की डायरेक्शन है सिर्फ उसी के अंदर फेयर वैल्यू गैप को वर्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड की डायरेक्शन बेरिश थी तो इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन प्राइस ने नहीं दी। यहाँ से रिजेक्शन तब मिलती जब प्राइस हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक करती। स्ट्रक्चर को ब्रेक मीन्स किस तरह से कि प्राइस यहाँ पे जो हमारे पास स्विंग हाई फॉर्म हुआ है, ये वाला स्विंग हाई, प्राइस इसको ब्रेक करती विद वॉल्यूम और उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती तो हम यहाँ से बाई की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते कि अब प्राइस अपसाइड है मूवमेंट लेने लगी है। बट यहाँ पे प्राइस ने ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया, प्राइस ने इनएफिशिएंसी से रिजेक्शन ली और डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट कंफर्मेशन हमें मिली तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल एज दैट। दूसरी चीज कि अब ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड होगा या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब फेयर वैल्यू गैप होल्ड होगा कि नहीं इसके बारे में आपके साथ बताओ तो चलूं तो फेयर वैल्यू गैप का एक जनरल रूल है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल
कैंडल, तो इसके दरमियान जो सेकंड कैंडल होगी ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। अब इससे रिजेक्शन मिलेगी या नहीं तो ये डिपेंड करता है फोर्थ कैंडल के ऊपर। अगर तो फोर्थ कैंडल हमारी, इसका मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ कि अब जो हमारी फोर्थ कैंडल फॉर्म होगी अगर तो वो फेयर वैल्यू गैप के टॉप से अपसाइड के ऊपर ही क्लोज होती है और फेयर वैल्यू गैप लार्ज इनफ है, तो लाइकली बात है कि प्राइस उसके मिड पॉइंट से रिजेक्शन कंफर्मेशन फॉर्म होने पे ले सकती है और रेजिस्टेंस को जाके टैप कर सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है अगर तो 4 आवर की कैंडल जो है 4 आवर जो भी कैंडल फॉर्म हुई है फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होने के बाद फोर्थ कैंडल उस पर डिपेंड करता है। तो अगर तो ये कैंडल हमारे पास अपसाइड पे क्लोज हुई है तो इसके मिडिल से प्राइस को रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन अगर वो कैंडल फेयर वैल्यू गैप के करीब आके क्लोज हो जाती है या फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके क्लोज हो जाती है तो इसके मिडल से रिजेक्शन मिलने के चांसेस कम है। इंस्टेड प्राइस इसके लो को टैप करने जाएगी, मींस फेयर वैल्यू गैप के लो को, और हो सकता है कि प्राइस जो फेयर वैल्यू सेकंड कैंडल है इसकी लिक्विडिटी को भी ग्रैब करके अपसाइड पे मूवमेंट ले ले। तो ये एक फोर्थ कैंडल सिनारियो पे डिपेंड करता है कि फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप और लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप। तो हायर कौन सा है और लोअर प्रोबेबिलिटी कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डेमोन्स्ट्रेट लाइव चार्ट के ऊपर कर देता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वही है, सेम चीज़ रिपीट पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर फेयर वैल्यू गैप का फॉर्म होना ज़रूरी है। जो ट्रेंड की डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप होगा वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि उससे रिजेक्शन मिलेगी, और जो फेयर वैल्यू गैप वही वाला इंपॉर्टेंट होगा जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर आ रहा होगा, और दूसरा जो फिबोनाची की लेवल 382 है उससे अपसाइड के ऊपर या उससे अबव और उससे बिलो, डिपेंड ऑन द सिनेरियो, 382 के अपसाइड मीन 0.5 और 618 के करीब जो फॉर्म हो रहा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। 786 पे भी हो सकता है बट 382 इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर 382 से नीचे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है मींस लाइकली कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि फेयर वैल्यू गैप इस जगह के ऊपर है तो ये लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होगा कि प्राइस इससे रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड पे मूवमेंट ले। अगर इससे रिजेक्शन ले भी लेती है तो प्राइस एक इंटरनल अप ट्रेंड भी फॉर्म कर सकती है, मींस एक हाई फॉर्म कर सकती है। यहाँ पे ये एक हायर हाई फॉर्म करने के बाद ये एक लोअर हाई और उसके बाद अगेन एक हायर हाई फॉर्म कर सकती है, जिसे हम इंटरनल ट्रेंड भी कंसीडर कर सकते हैं। इंटरनल ट्रेंड मींस के डाउन ट्रेंड के अंदर ये लेट्स से एक ये डाउन ट्रेंड हमारे पास ओवरऑल चल रहा था, ठीक है। अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस ने एक इंटरनल ट्रेंड अपसाइड के ऊपर अपना फॉर्म किया था, जिसको हम यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी के अंदर फ़र्क है। 382 से अगर नीचे है तो ये लो प्रोबेबिलिटी है, मींस 382 के अगर अपसाइड के ऊपर या 382 से ज़्यादा रिट्रेसमेंट बड़ी ले रहा है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप मौजूद होगा हमारे पास। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्यूरीज है, अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्कॉर्ड के ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।